देखो, तो आवेश के बारे में कल हम बताए थे आप लोगों को कि आवेश क्या चीज़ है, ठीक है। और उसमें बहुत लंबा इतिहास आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले जो व्यक्ति था वो कौन कौन था? थेल्स। थेल्स ने 600 बीसी में अम्बर और रेशम के घर्षण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव की व्याख्या की थी। उसने कहा था कि अगर अंबर को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो अंबर पर कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वो छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। इस प्रभाव का नाम वो नहीं दिया था, बस इतना बताया था कि ऐसा होता है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है अंबर और ये रेशम ही ऐसा दो पदार्थ है जिनके अंदर ये गुण होता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं जिनको आपस में घर्षण किया जाए तो वो चुंबकीय बल अर्थात जो वैद्युत बल का प्रभाव है वो उत्पन्न करते हैं। जैसे बिल्ली की खाल है, बिल्ली की बाल होती है ना, बाल, उसके ऊपर भी अगर हम अंबर को रगड़ेंगे तो भी घर्षण होता है, उससे आवेश उत्पन्न होता है। कंघा होता है, कंघा लेकर के अगर ठंडी के मौसम में ऐसे बाल में बार बार करो तो कंघे के अंदर क्या होता है? आकर्षण शक्ति आ जाती है, फिर वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से शर्ट्स होते हैं, जैसे वूलन कपड़े हैं, आप स्वेटर पहनते हो ठंडी के मौसम में, तो स्वेटर को जब आप पहनते हो तो उसको निकालते टाइम आप देखो तो आवाज़ आती है, हाँ, डिस्चार्ज की टिच 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 करके आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जो घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है वो इन बालों के साथ क्या होता है? डिस्चार्ज होता रहता है, और डिस्चार्ज के कारण आवाज़ आती है इसमें से, ठीक है। तो आवेशन की जो क्रिया है, आवेश जो उत्पन्न होने की घटना है, ऐसा नहीं है कि केवल अंबर के साथ और रेशम के साथ ही है। ये प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत से पदार्थों के अंदर ये गुण पाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि घर्षण के कारण ही केवल आवेश उत्पन्न होता है। अब जैसे एक फिश है जिसका नाम है जेली फिश, मछली होती है ना, तारा मछली होती है, हिंदी में बोलते हैं सब। तो इन मछलियों के अंदर भी तो टॉर्पीडो भी बोला जाता है उन्हें। इन मछलियों के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, पढ़े हो बायोलॉजी में। और अगर उनको टच कर लो तो लगभग 30 से 40 वोल्ट का झटका लगता है। यानी किसी एक, मान लो इस हाथ से आपने टच किया और इलेक्ट्रिक करंट का आपको शॉक लगा अगर उस मछली के कारण, तो ये हाथ अपाहिज हो सकता है। तो मनुष्यों के अंदर भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। हमारे हार्ट के ऊपर लगभग 4 से 5 वोल्ट का एनर्जी लेवल होता है, यस। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? न्यूरॉन सिस्टम, वो तंत्रिका तंत्र पूरा का पूरा विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर आधारित है। जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, उसका सिग्नल यहाँ क्रिएट होता है मस्तिष्क में और पूरे शरीर में जाता है। और उस सिग्नल के द्वारा, संकेतों के द्वारा ही तो शरीर का अन्य भाग काम करता है। जैसे हमें चलना है तो वो मस्तिष्क से सिग्नल होता है तो पैर अपने आप आगे की ओर बढ़ता है, और नहीं सिग्नल होगा तो नहीं बढ़ेगा। तो ये जो सिग्नल यहाँ से लेकर अंगूठे तक सिग्नल चलते रहते हैं, इनके लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसी के कारण हमारा शरीर चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो जो वैद्युत आवेश है वो प्रकृति में बहुत सारे जगहों पे पाया जाता है, बहुत सारी शर्तें हैं उसकी, इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि केवल घर्षण के कारण ही होता हो, विद्यमान भी है। अब घर्षण के कारण जो उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो है आकाशीय बिजली। आसमान में जो बिजली चमकती है, वो बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो गर्मी का मौसम होता है तो धूल, धुएँ, मिट्टी, रेत के ये कण पृथ्वी से उड़कर कहाँ जाते हैं? आकाश में। और जब ये वर्षा के जल जो नदी तालाब के अंदर होते हैं, यहाँ से जल वाष्पित होकर के जाता है तो उनके साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और जब यही बादल हवाओं के साथ बहते हुए आपस में टकराते हैं तो इनमें क्या होता है? घर्षण। और उस घर्षण से जो उत्पन्न होता है उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और वो आवेश डिस्चार्ज होना चाहता है, क्योंकि जहाँ आवेश उत्पन्न होगा वहाँ पर वैद्युत विभव का मान बहुत बढ़ जाता है, और वैद्युत विभव का मान बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण निम्न विभव की तरफ वो आवेश हमेशा क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। अर्थात आकाशीय बिजली जो आकाश में उत्पन्न होती है घर्षण से, वो सीधा पृथ्वी की तरफ क्या होती है? आकर्षित, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल लेवल 0 होता है, ठीक।
तो जो आकाशीय बिजली है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी। अब चूँकि जो आकाश में बिजली है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है। अगर वो पृथ्वी की तरफ आ रही है तो जहाँ धन आवेश होगा वहीं तो ज़्यादातर आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और अगर आकर्षित करेंगे तो यही संभावना बनती है कि वो आकाशीय बिजली यहीं आके गिरेगी। तो जैसे हरे पेड़ होते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और ये धन आवेश जो होता है ये ऋण आवेश को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित। इसी कारण से जो आकाशीय बिजली है वो खासकर पेड़ों के ऊपर ज़्यादा गिरती है। ठीक है। अब पेड़ पे ज़्यादा गिरती है इसका मतलब जानवरों पर भी गिर सकती है, क्योंकि हम भी पॉजिटिव होते हैं, जानवर भी पॉजिटिव होते हैं, गाय भैंस इनके ऊपर भी गिर जाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति थे। फ्रैंकलिन, कल बताया था कि फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमको लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइटनिंग रॉड का मतलब जैसे बिल्डिंग होती है, छत होती है, घर बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक लोहे का बड़ा सा क्या लगाते हैं? टावर लगा देते, छड़ लगाते हैं, और वो बहुत नुकीला होता है ऊपर ऐसे, तो वो टावर्स लगा दिए जाते हैं। लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो बिजली बनती है उन रॉड्स के द्वारा अब्जॉर्ब होकर सीधे पृथ्वी में चली जाती है, तो वो किसी अन्य दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ना घर को नुकसान करती है, ना जनधन के नुकसान होता है। तो डिस्चार्ज होने के लिए एक पॉइंट हम बना देते हैं। ऐसे मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर जो लगाए जाते हैं, जैसे त्रिशूल लगा दिया गया, चांद लगा दिया जाता है, तो ये लगाए जाने का कारण ही यही है, जिसके कि एनर्जी क्या हो? डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन इसका वास्तविक लाभ कब मिलेगा? इसका वास्तविक लाभ तब मिलता है जब ऊपर लगाई गई आकृति, जो नुकीली आकृति आपने लगाया है, वो आकृति पृथ्वी से क्या हो? जुड़ी हो। अगर पृथ्वी से जुड़ी नहीं है तब इसका कोई विशेष लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। आपने सुना होगा मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है कि नहीं? जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ आपने बहुत कम सुना होगा कि बिजली गिरी है, लोग मरे हैं। लेकिन जहाँ पर ये शहरी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर आप देखो, जैसे बिहार है, वहाँ देहातों में ज़्यादा बिजली गिरती है, उत्तर प्रदेश के देहात ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिजली गिरती है। तो शहरों में बिजली कम गिरती है आकाशीय बिजली, लेकिन देहात में ज़्यादा गिरती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि शहरों में बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं और उन टावर्स के द्वारा वो बिजली क्या होती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। जो बनती भी आसमान में चमकती है बिजली, वो उन टावर्स के द्वारा क्या होती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। और अब्जॉर्ब होने के कारण वो अन्य जगहों को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ टावर्स नहीं होते हैं वहाँ बिजली तो पेड़ पे ही गिरेगी ना। तो पेड़ पे गिरती है, जानवर पे गिर जाती है, आदमियों के ऊपर, घर पे गिर जाती है और लोग मर जाते हैं। जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, बड़े बड़े बिल्डिंगें होती है, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, वहाँ ये आकाशीय बिजली का प्रभाव कम होता है। और जहाँ पर ये टावर्स नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पर बिजली का प्रभाव अधिक होता है। बात स्पष्ट है? तो ये तो रहे आवेश की बात। तो फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग रॉड की बात की थी। फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सोचा था कि जो आसमान में बिजली चमकती है उस बिजली को पृथ्वी पे लाया जा सकता है, और वो उसके लिए पतंगबाजी किया करते थे। जैसे मान लो बारिश होने वाली है, अब बिजली चमकी तो वो पतंग उड़ाना शुरू कर देता था। और पतंग जो डोर बनाता था वो एक कंडक्टर का होता था, कंडक्टर का, चालक का होता था, जिससे कि बिजली उसके रास्ते पृथ्वी तक आ जाए। तो उस समय तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं रहा, लोग उसको मूर्खतापूर्ण कार्य ही कहे कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ी है, कहीं अगर उतर गई बिजली तो मर ही जाएगा, बचेगा है नहीं। लेकिन आज वही बिजली काम आ रही है। बहुत सारे देश है जहाँ ज़्यादा बिजली चमकती है, हमेशा बिजली चमकती रहती है, वर्षा होती है या वर्षा ना हो तब भी बिजली चमकती रहती है। तो वो जो बिजली, आकाशीय बिजली होती है, उसको क्या करते हैं? बड़ा बड़ा टावर लगाते हैं और उन टावरों के द्वारा उस बिजली को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसे भेज देते हैं। यानी उस आकाशीय बिजली का उपयोग, लाइटनिंग का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किया जाने लगा है आजकल। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद आवेशों के बारे में और लंबी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें बताया हमने कहा फ्रैंकलिन ही वो व्यक्ति थे
जिन्होंने कहा था कि जो अंबर के ऊपर चार्ज है उसे क्या बोलो, निगेटिव। जो ग्लास के ऊपर चार्ज है उसे क्या बोलो, पॉजिटिव। तो इस तरीके से एक धन और एक ऋण आवेश की कल्पना बन गई। बात समझ में आई। बाद में आगे चलकर धन आवेश ऋण आवेश नाम पड़ा, और वो जो धन आवेश ऋण आवेश नाम पड़ा वही आवेश कूलाम ने पकड़ लिया, ऑब्जर्व किया, और कूलाम ने उस पर रिसर्च किया, और कूलाम ने उनके बीच लगने वाले बलों को ज्ञात कर दिया कि अगर दो वैद्युत आवेश हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा। उन बलों की व्याख्या कर डाली। अब कूलाम ने कैसे व्याख्या की थी उसको आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा आवेश के गुणों के बारे में सीख लें। तो आवेश का जो गुण है उसमें एक गुण क्या है, पहला कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत होने का मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। पैकेट समझते हो, जैसे आप समझो कि एक बोरा अगर हम चावल लें तो उस चावल में छोटे छोटे दाने चावल के होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जो दाने हैं आप समझ लो वो क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं यहाँ के लिए। और ऐसे कई पूरे दानों से मिलकर एक बोरिया बना समझ लो चावल का। ठीक वैसे आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब यही है कि आवेश छोटे छोटे ग्रुप्स के रूप में होता है, और वो सारे ग्रुप्स जब इकट्ठा होते हैं तो बन जाता है आवेशों का एक पूरा समूह। तो आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश कहीं भी होगा तो 1e 2e 3e डॉट डॉट इस तरीके से Ne टाइप का होगा। कभी भी यह आवेश अकेला नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल होगा, 1e 2e 3e 4e इस तरीके से होगा। इसके बाद आया दूसरा पॉइंट, वो क्या है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, इसका क्या मतलब है, आवेश संरक्षित होता है इसका अर्थ है कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले जब आइंस्टीन की थ्योरी नहीं आई थी E बराबर mc², आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था ना फॉर्मूला, तो जो आइंस्टीन का E बराबर mc² समीकरण है, ये समीकरण कहता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ऐसा बात आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन से पहले ऐसा माना जाता था कि द्रव्यमान ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और केमिस्ट्री में अभी भी ये लागू होता है। केमिस्ट्री वाले टीचर अभी भी आपको ये पढ़ाएंगे। लेकिन अब मैथमेटिक्स में आइंस्टीन के बाद ये परिवर्तन आया कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, द्रव्यमान नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर द्रव्यमान नष्ट होगा तो वो जाएगा कहाँ, तो आइंस्टीन ने कहा कि जो द्रव्यमान नष्ट होगा वो ऊर्जा में क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा। यानी द्रव्यमान नष्ट होगा तो उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। लेकिन आवेशों के बारे में अभी तक का जो ज्ञान है वो यही है कि आवेश ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। सिर्फ आवेश एक जगह से दूसरी जगह, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित हो जाता है। आवेश ना उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता है। ये है संरक्षण का बात। नेक्स्ट है आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ ही होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ ही होता है, अर्थात यह द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि जो आवेश है ये द्रव्यमान का ही एक गुण होता है। ये हम आपको बताए हैं कि आवेश किसका गुण होता है, द्रव्यमान का, और ये द्रव्यमान के साथ ही रहता है। अगर द्रव्यमान ना तो आवेश भी ना, यानी अगर द्रव्यमान नहीं हुआ तो आवेश भी नहीं होगा। जहाँ द्रव्यमान होगा वहीं आवेश होगा, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे मोबाइल की बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो तो उसको वजन करो, आप देखोगे वो हल्की प्रतीत होगी, बैटरी हल्की प्रतीत होगी आपको, है कि नहीं। बैटरी बहुत हल्की लगती है, लेकिन जब आप उसको फुल चार्ज कर दीजिए तो उस बैटरी का वेट क्या होता है,
बढ़ जाता है। फील किया है कभी कि नहीं? मोबाइल जब डिस्चार्ज हो तो हल्का होता है, जब फुल चार्ज हो जाता है तो उसका वेट थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब हमने बैटरी को चार्ज किया मतलब आवेश दिया, तो बैटरी के अंदर आवेश गए, और जो बाहर से आवेश गया उसके कारण बैटरी का द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब जहाँ आवेश गया वो अपने साथ द्रव्यमान को भी लेकर गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? लेकिन एक उदाहरण आपको है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में आप खड़े हो जाओ आधे घंटे, तो आपके शरीर का क्या द्रव्यमान बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटान। और जो क्वांटा या फोटान होते हैं ये द्रव्यमानहीन होते हैं, इनके अंदर द्रव्यमान नहीं होता, और द्रव्यमान ना होने के कारण ही सूर्य के अंदर जो आवेश है वह कभी पृथ्वी तक नहीं आता। अगर ये क्वांटा और फोटान द्रव्यमानहीन ना होते, द्रव्यमान युक्त होते, तो सूर्य से जो आवेश है वो पृथ्वी पर क्या होता, स्थानांतरित हो जाता उसी द्रव्यमान के साथ। और जिस किसी आदमी के शरीर के ऊपर वो प्रकाश की किरणें पड़ती, उस आदमी के ऊपर आवेश भी तो आता, तो फिर वो आदमी तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरा वातावरण तबाह हो जाएगा। तो दो उदाहरण हमने दिया, एक मोबाइल के बैटरी, जिससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमान के साथ आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी ट्रांसफ़र होता है, यानी आवेश द्रव्यमान के साथ ही होता है। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि आवेश क्वांटा या फोटान के साथ नहीं जुड़ा होता है, इसलिए सूर्य का आवेश पृथ्वी तक नहीं आ पाता। उसका कारण है कि क्वांटा या फोटान के अंदर द्रव्यमान नहीं होता है। जानकारी स्पष्ट है? तो जहाँ पर आवेश होगा वहाँ सदैव द्रव्यमान होगा, या इसका उल्टा कहो, जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश होगा। ठीक है? अब चूँकि छोटे कण जैसे न्यूट्रॉन हैं उन पे आवेश तो नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन पे तो आवेश होता है। और जो प्रोटॉन है वो किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है कि नहीं? तो नाभिक के अंदर आवेश तो हुआ ना, तो कितने छोटे स्तर तक ये द्रव्यमान बटा हुआ है, और उतने छोटे स्तर तक आवेश भी क्या है, बटा हुआ है। नेक्स्ट है कि आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत बल। आवेश के कारण जो बल लगेगा उसे वैद्युत बल ही कहा जाएगा। कौन सा बल बोलेंगे? वैद्युत बल। और जो वैद्युत बल है वो कितने प्रकृति का होता है भाई? दो प्रकृति का, एक प्रतिकर्षण का और एक आकर्षण का। वैद्युत बल की तुलना अगर हम गुरुत्वाकर्षण से करें, किससे? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत फेमस है। न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान अगर आसपास रहेंगे तो वो द्रव्यमान सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये बात बताया था। लेकिन न्यूटन के नियम में और न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें और इस वैद्युत बल में एक बड़ा अंतर ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। कैसा होता है? आकर्षण का, सदैव आकर्षण का होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगेगा वो सदैव दोनों पिंड एक दूसरे की ओर क्या होंगे? आकर्षित ही होंगे, कभी वह प्रतिकर्षित नहीं होंगे। लेकिन वैद्युत बल की क्या विशेषता है? वैद्युत बल आवेशों को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। यानी गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण हो सकता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। बात स्पष्ट है? प्रतिकर्षण तब होगा जब आवेश में क्या हो? समानता, यानी धनावेश हो या ऋण आवेश हो तो प्रतिकर्षण होगा। और आकर्षण कब होगा? जब आवेशों में क्या हो? भिन्नता, अपोजिट चार्ज हो, एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो, तो इनके बीच में सदैव क्या होगा? आकर्षण। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है? इसके बाद पांचवी बात है आवेश के गुणों में कि आवेश स्थिर हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश अगर स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा?
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब अगर ये क्वेश्चन आप पूछो कि आवेश स्थिर है और वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है, ठीक है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर मैं भी नहीं बता पाऊँगा और ना ही कोई वैज्ञानिक आपको बता पाएगा। आपको मान के चलना है कि जो स्थिर आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये इसका नेचुरल कैरेक्टर है। और अगर यही आवेश स्थिर ना होकर गतिमान हो जाए तो यह गतिमान आवेश वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। यानी अगर आवेश स्थिर होगा तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश गतिमान होगा तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जानकारी स्पष्ट है। अब ये वैद्युत क्षेत्र है क्या चीज़? देखो, वैद्युत क्षेत्र और एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो शब्द होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र है उसका संबंध एरिया से है। किससे है? एरिया। जैसे एक कमरा है तो इस कमरे का अपना क्षेत्रफल है ना। अब इस कमरे के अंदर जो कोई लोग रहेंगे वो मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, तो मेरे आवाज़ का जो प्रभाव है वो इस कमरे के लिए है, सड़क वाले के लिए तो नहीं ना है। वहाँ तक तो मेरे इस आवाज़ का प्रभाव नहीं जाने वाला। हाँ, माइक से तो बहुत दूर तक जाएगा, ये अमेरिका भी जा सकता है, लंदन भी बहुत दूर दूर तक तैर सकती है तरंगे, ठीक है। लेकिन नेचुरली जो हम एकॉस्टिक वेव जो जनरेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये आवाज़ की एक लिमिट है, एक सीमा है, उस क्षेत्रफल के बाहर ये नहीं जा सकता। ठीक ऐसे एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे चुंबक होता है, अगर एक छोटा चुंबक आप अपने पॉकेट में रखे हो तो वो चुंबक बहुत होगा तो 1 मीटर तक की दूरी की वस्तुओं को अपने में आकर्षित करेगा। ऐसे ही तो होगा कि आपके पैकेट का जो चुंबक है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है क्या? अच्छा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब चुंबक का भी अपना एक लिमिटेड एरिया है जहाँ तक वो अपने प्रभाव को रख सकता है, बल को लगा सकता है, ठीक है। ठीक वैसे आवेश, जो वैद्युत आवेश है, उसका भी अपना एक विशिष्ट गुण होता है कि आवेश एक लिमिटेड एरिया, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही वैद्युत बल लगा सकता है, उसके बाहर वैद्युत बल कार्य नहीं करता, ठीक है। तो जितने क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल कार्य करता है उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वैद्युत बल कार्य करता हो उसे क्या बोलेंगे? हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। बात स्पष्ट है। अब एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र से मिलेगा तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, वो समय बताएगा कि प्रकृति आवेशों की कैसी है। तो यहाँ से 25 बात आपने सीखा कि आवेश स्थिर होगा तो उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, और अगर आवेश गतिमान होगा तो उत्पन्न करेगा चुंबकीय और वैद्युत दोनों क्षेत्र। अब यहाँ ध्यान देने की बात और है कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। यानी अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में है तो चुंबकीय इसके वाई डायरेक्शन में होगा, या फिर ऐसे जेड डायरेक्शन में होगा। यानी वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र कभी एक दूसरे के समांतर नहीं होते, ये सदैव क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जानकारी स्पष्ट है। अगली प्रॉपर्टी जो आवेश की है वो क्या है कि आवेश गोलीय होता है। आवेश कैसा होता है? गोलीय, स्फेरिकल होता है। तो आवेश गोलीय होता है, इसका क्या मतलब है? चूँकि आवेश जो है वो द्रव्यमान का गुण है, और सबसे छोटे आवेश की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन का है। इससे छोटा तो क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल नाभिक को तोड़ने के बाद निकलते हैं, क्वार्क्स उन्हें कहा जाता है। उन छोटे पार्टिकल के लिए स्थिरता नहीं होती है। क्वार्क्स जन्म लेते हैं और तुरंत मर भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, तो उनमें स्थिरता नहीं होती है। इस वजह से क्वार्क्स को सबसे छोटा आवेश नहीं माना जाता। सबसे छोटा आवेश जो कि अस्थायित्व में पाया जाता है वो है किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, यानी मूल आवेश कहते हैं। और ये मूल आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलीय होता है। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि आवेश क्या होता है? गोलीय होता है।
और आवेश त्रिआयामी क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा क्षेत्र? त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल फील्ड उत्पन्न करेगा। यानी आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र द्विविमीय है कि त्रिविमीय, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि वैद्युत क्षेत्र त्रिविमीय होता है। जो आवेश के कारण उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा होगा? द्विविमीय कि त्रिविमीय? तो उत्तर होगा त्रिविमीय होता है, क्योंकि आवेश हमेशा कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? त्रिआयामी। त्रिआयामी का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये आवेश है तो इसके सामने वाले पर भी बल लगाएगा, लेफ्ट वाले पर भी, राइट वाले पर भी, जो पीछे होगा वहाँ भी बल लगेगा, ऊपर भी लगेगा और नीचे। यानी इस आवेश के चारों तरफ कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं 10 दिशाओं में कहीं भी आवेश अगर कोई दूसरा रखोगे तो उस पर बल आरोपित करेगा। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी कहते हैं। जानकारी स्पष्ट है? तो ये होता है आवेश का 8वां गुण कि ये आवेश त्रिआयामी क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात स्पष्ट है? इतनी बातें नोट की जाए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको।